माई सेल्फ बिंदु बाला क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है प्लांट रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर एंड लाइट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि एवं उनकी समस्त फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एक निश्चित टेम्परेचर एवं लाइट फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण क्रांतिक जलवायु फैक्टर होता है। ठीक है, जो कि प्लांट्स की रासायनिक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हुए समस्त फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, लाइट भी एक महत्वपूर्ण जलवायु कारक होता है जो कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधे की आकारिकी, शारीरिक एवं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, पौधे टेम्परेचर और लाइट के प्रभाव से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली अनुक्रियाएं ये ठीक है या रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। ठीक है, और ऐसे कारकों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लांट रिस्पॉन्स और एडेप्टेशन टू टेम्परेचर। पौधों एवं जंतु विकास की क्रिया के दौरान टेम्परेचर में होने वाले उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉर्फोलॉजिकली एवं फिजियोलॉजिकली क्या करता है, एडेप्टेशन उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, और अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अनुकूल एडॉप्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर के प्रति प्लांट्स एवं एनिमल्स में होने वाले कुछ प्रमुख एडेप्टेशन जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, सिस्ट, एग्स, प्यूप एंड सीड्स। ठीक है, प्लांट्स एवं एनिमल्स टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर जैसे कि स्पोर, सिस्ट, एग, प्यूपी एवं सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। कुछ प्लांट्स फ्रीजिंग प्रक्रिया को रोकने के लिए अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में ग्रोथ करता है। ठीक है, जिसके कारण वाटर कोलाइडल फॉर्म में बॉन्डेड वाटर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए विंटर राई, ये पौधे अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, और अतः 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी इनकी लीफ एवं स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल बने रहते हैं और अपनी फ्रीजिंग के कारण ब्रिटल नहीं आ पाती। ठीक है, भंगुरता नहीं होता इनमें। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ डॉर्मेंसी। इसके अंतर्गत सीड डॉर्मेंसी एवं एनिमल्स की हिबरनेशन, ठीक है, शीत निष्क्रियता तथा ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। जब टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है तो पौधे एवं एनिमल की मॉर्फोलॉजिकली ग्रोथ एवं डेवलपमेंट जैसी प्रक्रियाएं जो है वो मंद हो जाती है। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के मंद होने का मुख्य कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मंद होना होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्लांट्स के सीड डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और जब उन्हें अनुकूल टेम्परेचर एवं अन्य दशाएं प्राप्त होती है तब उनका जर्मिनेशन होता है। सीड ठीक है, सीड डॉर्मेंसी की अवधि स्पीसीज के अनुसार भिन्न होती है। ठीक है, एनिमल में टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए 2 प्रकार की प्रसुप्ताएं डॉर्मेंसी पाई जाती है। फर्स्ट है हिबरनेशन और सेकंड है एस्टिवेशन। ठीक है, हिबरनेशन या शीत निष्क्रियता, ऐसी डॉर्मेंसी या हिबरनेशन शीत ऋतु में पाई जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण मेढक। ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन, ऐसी डॉर्मेंसी या निष्क्रियता ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक टेम्परेचर को सहन करने के लिए उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल उभयचर, लंग फिशेस, प्रोटोप्टेरिस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू। डायर्ड सीड्स, स्पोर्स एवं सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से पौधे फ्रीजिंग से बच जाते हैं क्योंकि इन स्ट्रक्चर में जल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ड्राइड सीड जो
190 डिग्री टेम्परेचर पर भी जर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं होम्योथेरेपी। टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इस क्रिया को होम्योथेरेपी कहते हैं। उदाहरण पक्षी एवं स्तनधारी प्राणी। ये एनिमल्स टेम्परेचर के बढ़ने पर अपनी बॉडी से लगातार जल का इवेपोरेशन करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके बॉडी का टेम्परेचर स्थायी रहता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में कम टेम्परेचर से बचने के लिए ये जीव अपने बॉडी पर हेयर्स, फर, फेदर जैसे स्ट्रक्चर का रक्षक आवरण बना लेते हैं। ठीक है, और मांसपेशियों में फैट्स का जमाव कर लेते हैं, जिसके कारण ये वातावरण का टेम्परेचर कम होने पर भी अपने बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रखने में सफल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्मल माइग्रेशन। यह क्रिया केवल एनिमल में पाई जाती है। एनिमल के द्वारा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में क्रमशः अधिक एवं कम टेम्परेचर से बचने के लिए अन्य स्थानों पर प्रवास करना ही थर्मल माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सामान्यतः बर्ड्स, एम्फीबियन और बिलों में रहने वाले प्राणियों, कीटों, हिरणों एवं भालुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखते हैं थर्मो पीरियोडिसिटी एंड वर्नलाइजेशन। ठीक है, तापकालिकता एवं बसंतीकरण। टेम्परेचर पौधों के आकारिकी, शारीरिकी एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के साथ साथ रिप्रोडक्शन की क्रिया को भी प्रभावित करता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की क्रिया फ्लावर्स के द्वारा संपादित होती है। ठीक है, प्लांट्स में फ्लावरिंग की क्रिया के लिए निश्चित फोटोपीरियड के साथ साथ समुचित टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। प्लांट्स का टेम्परेचर में होने वाले विभिन्न उतार चढ़ाव के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? थर्मो पीरियोडिज्म या तापकालिकता कहलाता है। ठीक है, प्लांट्स में फ्लावरिंग क्रिया के लिए लाइट के साथ साथ टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। बहुत से प्लांट्स में फ्लोरल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में टेम्परेचर का विशिष्ट प्रभाव होता है। ठीक है, कुछ एनुअल प्लांट्स में वृद्धि स्प्रिंग में प्रारंभ होती है, मतलब कि शरद ऋतु में, तथा ग्रीष्म ऋतु में फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। बाइनियल प्लांट्स में फर्स्ट पहले वर्ष में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और कम तापमान वाली लंबी शीत ऋतु में अनावृत रहने के बाद अगले सत्र में उनमें फ्लावरिंग होता है। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट के बिना इस प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो पाता और वे केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इन प्लांट्स को दीर्घ अवधि तक कम टेम्परेचर में एक्सपोज करने के बाद करेक्ट फोटो पीरियड में क्या करते हैं? एक्सपोज किया जाता है, तब इनमें फ्लावरिंग होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि अधिकांश पौधे कम टेम्परेचर के बाद ही फ्लावरिंग करने में सक्षम होते हैं। सर्वप्रथम लाइस्केनो 1938 ने निम्न ताप उपचार द्वारा हुई फ्लावरिंग की इस घटना को वर्नलाइजेशन नाम दिया था। ठीक है, थॉमसन 1963 के अकॉर्डिंग वर्नलाइजेशन वह क्रिया है जिसमें सीड्स को उनके बोने से पहले विशेष टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर उनमें फ्लावरिंग तथा मैच्योरिटी के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जुवार्ड 1952 के अकॉर्डिंग वर्नलाइजेशन वह क्रिया जिसमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट द्वारा प्लांट्स में फ्लावरिंग क्रिया की क्षमता उत्पन्न होती है और फ्लावरिंग प्रेरित होती है। ठीक है, वर्नलाइजेशन शब्द का उद्गम जो है वो रूसी लैंग्वेज के वेरोवाइजेशन शब्द से हुई है। ठीक है, इस मेथड्स के द्वारा शरद ऋतु के स्पीसीज को बसंत ऋतु के स्पीसीज में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित अवधि के लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका पता सबसे पहले किलपर्ट 1857 ने गेहूं के पौधों पर कार्य करते समय लगाया था। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान देखा कि जब शरद किस्म का गेहूं जो कि शरद ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में
फ्लावरिंग करता है। ठीक है, के सीड्स को जर्मिनेशन के दौरान कम टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट किया जाता है तो वह बसंत किस्म के गेहूँ जिसे बसंत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में फ्लावरिंग करता है, ठीक है, में चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइसेन को 1938 ने कम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट द्वारा शरद किस्म को बसंत किस्मों में परिवर्तित करने की इस घटना को ही क्या किया, वर्निलाइजेशन नाम दिया था। ठीक है, वर्निलाइजेशन के कारण प्लांट्स की वेजिटेटिव पीरियड छोटी हो जाती है और उनमें फ्लावरिंग एवं सीड्स का फॉर्मेशन शीघ्र होने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं साइट ऑफ वर्निलाइजेशन। अधिकांश पौधों में वर्निलाइजेशन की क्रिया के लिए उपयुक्त स्थान बर्ड्स एपिक्स ऑफ एवं डेवलप होती हुई लीफ की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। ठीक है, जर्मिनेट होते ही सीड भी कोल्ड ट्रीटमेंट या वर्निलाइजेशन के लिए उपयुक्त होती है। एक वर्षीय पौधों में वर्निलाइजेशन या कोल्ड ट्रीट का स्थल जर्मिनेट सीड होते हैं। ठीक है, जबकि द्विवर्षीय बहुवर्षीय पौधों में कोल्ड ट्रीटमेंट का साइट उनके ग्रोविंग एपिक्स या एपिकल बर्ड्स होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्निलाइजेशन एंड फ्लावरिंग। प्रकृति में वर्निलाइजेशन की प्रक्रिया एनुअल प्लांट्स में सीड स्टेज में संपन्न होती है, जबकि बाईएनुअल एवं पेरीएनुअल में यह क्रिया काफ़ी समय बाद होता है। बाईएनुअल प्लांट्स में प्रथम वर्ष वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जबकि वर्निलाइजेशन क्रिया विंटर में संपन्न होती है। ठीक है, पेरेनियल प्लांट जैसे कि एप्पल में आने वाले प्रत्येक वर्ष की विंटर में वर्निलाइजेशन या कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, वर्निलाइजेशन क्रिया को समझाने के लिए हेनबेन एवं पेटकस राई पर किए गए प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वर्निलाइजेशन स्टिम्युल्स। ठीक है, अनेक प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि अधिकांश पौधों में वर्निलाइजेशन स्टिम्युलस या स्टिम्युलस का साइड बर्ड्स में प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। ठीक है, सीड्स के एम्ब्रियो का अग्रभाग भी कोल्ड स्टिमुलेट को ग्रहण करता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से इस बात का पता चलता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को विशिष्ट अवधि का लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने पर उसमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट का फॉर्मेशन होता है या फ्लावरिंग स्टिमुलस के स्टिमुलेट के पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, जो कि फ्लावरिंग साइड पर स्थानांतरित होकर फ्लावरिंग करता है। ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट जी मेल्चर्स 1939 ने बताया कि जब हेनबेन ने एक वर्निलाइज्ड प्लांट्स को दूसरे अनवर्निलाइज्ड प्लांट्स के साथ ग्राफ्टिंग किया। ठीक है, तो वर्निलाइज्ड प्लांट्स में निर्मित वर्निलाइजेशन प्रोडक्ट अनवर्निलाइज्ड प्लांट्स में ट्रांसमिट होकर उसमें भी फ्लावरिंग करता है। ठीक है, मेल्चर्स ने इस वर्निलाइज्ड प्रोडक्ट या वर्निलाइज्ड स्टिमुलेट का नाम वर्निलीन रखा था। वर्निलीन एक काल्पनिक पदार्थ है तथा आज तक पौधों से इसे पृथक नहीं किया जा सका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन की क्रियाविधि अत्यधिक जो है वो विवादास्पद है। ठीक है, इस क्रियाविधि के लिए अब तक प्रस्तावित प्रमुख 2 सिद्धांत हैं। ठीक है, थ्योरी है, जैसे कि फर्स्ट इसमें है फेजिक डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत को लाइसेन को 1934 ने डेवलप किया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ग्रोथ एवं डेवलपमेंट प्लांट्स की 2 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ग्रोथ के समय पौधे के अंगों के आकार में वृद्धि होती है, जबकि डेवलपमेंट समय एक वार्षिक या एनुअल सीड प्लांट्स कई क्रमिक स्टेज से गुजरता है। ठीक है, जिसके बाद उसकी अंतिम स्टेज अर्थात फ्रूट प्रोडक्शन अवस्था होती है। ठीक है, उपयुक्त अवस्थाओं को पूर्ण होने के लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य परिस्थितियों जैसे निश्चित अवधि का लाइट एवं टेम्परेचर आवश्यक होता है। ताप नियंत्रित अवस्था थर्मोफेज, प्लांट्स की प्रकाश नियंत्रित अवस्था फोटोफेज
के पूर्व प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वर्निलाइजेशन से पौधे की थर्मोफेज प्रारंभ हो जाती है, जिसके प्रभाव से पौधे की वेजिटेटिव फेज समाप्त हो जाती है और प्लांट्स रिप्रोडक्टिव या फ्लावरिंग स्टेज में प्रवेश कर जाता है और पौधों में फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हार्मोनल थ्योरी। ठीक है, जैसा कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने पूर्व में बताया है कि पौधे में वर्निलाइजेशन या कोल्ड ट्रीटमेंट के फलस्वरूप में एक फ्लावरिंग हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जिसे वर्निलिन कहते हैं। ठीक है, इसी निष्कर्ष के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने वर्निलाइजेशन की क्रियाविधि को समझाने के लिए समय समय पर विभिन्न काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस संबंध में सबसे पहले हार्मोनल थ्योरी लैग एवं मिल्चर्स 1947 के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की कोल्ड ट्रीटमेंट देने पर, ठीक है, पौधों को कोल्ड ट्रीटमेंट देने पर पौधों में उपस्थित प्रिकर्सर एक थर्मो लाइबल सबस्टेंस, ठीक है, बी में परिवर्तित हो जाता है जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर BC नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो कि स्थायी प्रोडक्ट होता है या स्टेबल प्रोडक्ट ही वर्निलिन होता है। ठीक है, जिसके कारण पौधों में फ्लावरिंग होता है। हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल प्रोडक्ट B जो है वो D नामक पदार्थ में चेंज हो जाता है जिसके कारण फ्लावरिंग क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, इसे डीवर्निलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वर्निलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं इसमें एज ऑफ द प्लांट। सीरियल्स के सीड्स के जर्मिनेशन के समय यंग एम्ब्रियो के वर्निलाइजेशन किया जा सकता है, जबकि हैनबिन प्लांट्स में रोजेट स्टेज में ही वर्निलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। वर्निलाइजेशन एक एरोबिक प्रोसेस है और इसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सीड्स में वर्निलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन का होना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वर्निलाइजेशन कम प्रभावी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाटर। प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हुआ है कि सूखे बीजों में वर्निलाइजेशन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उनमें वाटर के उपस्थिति में एंजाइम क्रियाशील होकर वर्निलाइजेशन क्रिया में योगदान देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं लो टेम्परेचर। वर्निलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए यह सबसे मुख्य कारक है। पौधों में वर्निलाइजेशन हेतु उपयुक्त टेम्परेचर 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वर्निलाइजेशन का प्रभाव जो है वो कम होता है, जबकि -6 डिग्री टेम्परेचर वर्निलाइजेशन के लिए पूर्ण अप्रभावी होता है। ठीक है, इसी प्रकार 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर भी वर्निलाइजेशन अनुक्रिया कम हो जाती है और 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। वर्निलाइजेशन हेतु एक निश्चित अवधि का कोल्ड ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। विभिन्न प्लांट स्पीसीज के लिए लो टेम्परेचर की सीमा एवं ट्रीटमेंट की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सामान्यतः कोल्ड ट्रीटमेंट की अवधि 15 दिन से 30 दिन तक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्निलाइजेशन। सीरियल्स जैसे कि वीट, बार्ले के पौधों में वर्निलाइजेशन के फलस्वरूप ड्रफ रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वर्निलाइजेशन के प्रभाव से एनुअल प्लांट्स समय से पूर्व ही फ्लावरिंग करने लगते हैं। उसी प्रकार बाई एनुअल प्लांट्स एक ही वर्ष में फ्लावरिंग करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्निलाइजेशन किए गए प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे उनमें फोटोसिंथेसिस भी अधिक होता है। ठीक है, वर्निलाइजेशन से प्लांट्स में वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है। ठीक है, उत्पन्न होने वाले सीड्स अच्छे और स्वस्थ होते हैं और पैदावार भी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्स और एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लाइट। सभी हरे पौधे लाइट के प्रति असंवेदी होते हैं। ठीक है, और वे लाइट का उपयोग फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा भोजन बनाने के साथ साथ ग्रोथ, फ्लावरिंग आदि क्रियाओं में भी करते हैं। सभी प्रकार के प्लांट्स की लाइट आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है तथा वे प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं।
और लाइट की उपलब्धता के आधार पर वे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की अपेक्षित आवश्यकता के आधार पर पौधों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, हेलियोफाइट और सायोफाइट। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित समस्त प्रकार के पौधों की प्रकाशीय आवश्यकता जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कुछ पौधों को अपेक्षाकृत अधिक समय अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ पौधों को कम समय अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों की अपेक्षित प्रकाश आवश्यकता एवं पौधों के संपूर्ण कायिक विकास पर प्रकाश के प्रभाव के आधार पर पौधों को दो ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है, हेलियोफाइट्स या फोटोफाइट्स पौधे एवं सायोफाइट्स या स्कोटोफिलस प्लांट्स। ठीक है, हेलियोफाइट्स या फोटोफिलस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी अच्छी वृद्धि के लिए सीधे एवं तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, उदाहरण सूर्यमुखी, पापुलस। इसी प्रकार सायोफाइट्स या स्कोटोफिलस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले लाइट की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे पौधे छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एबिस, टेक्सास एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोफिलस एंड स्कोटोफिलस प्लांट्स में। फोटोफिलस प्लांट्स ऐसे पौधों की समुचित वृद्धि हेतु सीधा एवं तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि स्कोटोफिलस प्लांट्स की वृद्धि कम प्रकाश वाले स्थानों पर होते हैं। ठीक है, अतः वृद्धि हेतु अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है। फोटोफिलस प्लांट्स की इंटरनोड्स अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। ठीक है, जबकि स्कोटोफिलस प्लांट्स में इंटरनोड्स अपेक्षाकृत लंबी होती है। ठीक है, फोटोफिलस प्लांट्स में पत्तियां छोटी, संकरी या रेखिक होती हैं, जबकि स्कोटोफिलस प्लांट्स में पत्तियां चौड़ी, लंबी और बड़ी होती हैं। ठीक है, फोटोफिलस प्लांट्स की पत्तियां सामान्यतः आइसोलेटर होती हैं, अर्थात पत्तियों की दोनों सरफेस पर लाइट की समान मात्रा पड़ती है, जबकि स्कोटोफिलस प्लांट्स के में लीफ जो है वो डॉर्सीवेंट्रल होती है, अर्थात ऐसी पत्तियों में लाइट केवल उनकी डॉर्सल सरफेस पर ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोटोफिलस प्लांट्स की लीव्स की एपिडर्मिस अपेक्षाकृत मोटी होती है, जबकि स्कोटोफिलस की एपिडर्मिस जो है वो थिन होती है। फोटोफिलस की एपिडर्मिस में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोफिलस लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है, जबकि स्कोटोफिलस लीफ की दोनों सरफेस पर स्टोमेटा की संख्या लगभग समान होती है। फोटोफिलस प्लांट्स के पेलिसेड टिश्यू थिक वॉल वाली होती है। ठीक है, जबकि स्कोटोफिलस में पेलिसेड टिश्यू थिन वॉल वाली होती है या फिर एब्सेंट होता है। फोटोफिलस प्लांट्स में स्टोमेटा धंसे हुए होते हैं, जबकि स्कोटोफिलस में स्टोमेटा सामान्य प्रकार के तथा पत्ती की सतह पर ही प्रेजेंट होता है। फोटोफिलस में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अल्प विकसित होता है, जबकि स्कोटोफिलस प्लांट्स में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अपेक्षाकृत अधिक डेवलप होती है। फोटोफिलस प्लांट्स इसमें इंटरसेलुलर स्पेस छोटे होते हैं, स्कोटोफिलस प्लांट्स में इंटरसेलुलर स्पेस जो है लार्ज होते हैं। फोटोफिलस प्लांट्स में श्वसन एवं फोटोसिंथेसिस तेजी से होता है, उदाहरण के लिए सूर्यमुखी या पापुलस। स्कोटोफिलस प्लांट्स में श्वसन एवं फोटोसिंथेसिस धीमी गति से होता है, उदाहरण के लिए टेक्सास या एबिस। ठीक है,